अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों बात करेंगे आप इस वीडियो में AMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस 2022 के बारे में। तो पेपर मैं आपको सॉल्व करने वाला हूं। पेपर दोस्तों आने वाला है, आप तैयारी कर रहे होंगे। बात करेंगे आपसे इंग्लिश वाले पार्ट की। 20 नंबर का दोस्तों ये पार्ट है, बहुत ही अहम पार्ट है, बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है। अगर आपका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है देन आप आराम से 15 मिनट के अंदर, बल्कि 10 मिनट के अंदर 15 मार्क्स बहुत ही आराम से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बट इट इज़ ऑलवेज ईजियर सेड देन डन। ये कहावत होती है कि कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। तो सवाल आपको देखेंगे स्क्रीन पे, मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए कर दूंगा। बाकी रेस्ट आपके ऊपर है कितना आप उसको ले पाते हैं। दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए अभी भी आपको इंग्लिश के या नर्सिंग एप्टीट्यूड के, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे नोट्स दोस्तों मैं आपको दे दूंगा कि आराम से 15 नंबर तक आप नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी ज़रूर पहुंच जाएंगे। आपने सही से पढ़ लिया तो। सिर्फ नोट से कुछ नहीं होता, प्रॉपरली उसको पढ़ना भी पड़ता है, जब आप उसमें नंबर स्कोर कर पाते हैं। लेकिन नोट्स ऐसे होंगे कि वहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। दोस्तों पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डिनाउंस। दोस्तों ये आपको सुनने में आया था। तो अब इस वाले पार्ट में दोस्तों ये बड़ा मुश्किल पार्ट होता है, क्योंकि इसमें कहाँ से आ जाएगा नोबडी नोज। बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं, तो ये इसमें गैस करना बड़ा ही मुश्किल दोस्तों होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे नोट से काफ़ी ज़्यादा इसमें से आ जाते हैं, क्योंकि मैंने इस टाइप से उसको लिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर तो इसका आंसर होगा दोस्तों टू बी क्रिटिकल, किसी को मतलब क्रिटिसाइज़ करना है ना, तो ये इसका दोस्तों आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, ये तो आसान आया था आपको, इवॉल्व। दोस्तों इवॉल्व का मतलब दोस्तों क्या होता है? इवॉल्व का मतलब यहाँ दोस्तों आपको दिया हुआ है ऑप्शन, इंट्रोड्यूस, आपको डेवलप, अबैंडन एंड देन एस्टैब्लिश। दोस्तों इसका आंसर होगा, इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप, कोई चीज़ आगे बढ़ रही है ना, लगातार इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब वो डेवलप कर रही है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द होल कंट्रीज इज, ये है आपको डिसअपॉइंटेड ब्लैंक द डिफीट ऑफ द क्रिकेट टीम। तो ये इस टाइप के सवाल मुश्किल काफ़ी होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी क्लोज होते हैं, इनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ओके, यहाँ पर वर्ब के आगे प्रीपोजिशन बस बदलने से उसका मीनिंग जो है बदल जाता है। अब यहाँ दोस्तों इसका आंसर होगा, द होल कंट्रीज आपका डिसअपॉइंटेड अबाउट द डिफीट ऑफ द क्रिकेट टीम। दोस्तों इसमें ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसमें आपका विद आएगा तो बदल जाएगा, इन आएगा तो बदल जाएगा, एट आएगा तो इसका मतलब बदल जाएगा, मतलब आपका डिसअपॉइंटेड एट, डिसअपॉइंटेड विद। तो इन सब का ये काफ़ी मुश्किल टॉपिक रहता है इंग्लिश के अंदर। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया, देखिए ये सवाल आपका फिर आ गया, टू टर्न डाउन। इसका दोस्तों ये इसका मतलब क्या होता है? ये भी आपका फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। टू टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। तो यहाँ भी टर्न अप, टर्न इन, टर्न अबाउट, दोस्तों इसके बाद टर्न ऑन, तो इन सब का मीनिंग अलग अलग दोस्तों होता है। यहाँ पर इसका मतलब होगा रिजेक्ट कर देना। सो नेक्स्ट सवाल, ये तो आसान था दोस्तों वाला, अ हार्ड नट टू क्रैक। ये बहुत ही आसान सवाल था। जैसे अभी आपसे पेपर अभी आपका हो जाएगा 2 दिन बाद, तो आप बोलेंगे इट वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब एक जिसे बोलते हैं लोहे के चने चबाने जैसा। क्योंकि बहुत सारे लोग नर्सिंग का एंट्रेंस देते हैं, सीट्स 55 इस बार हो गई हैं, इससे पहले 20 सीट्स थी, तो वो नट और ज़्यादा हार्ड था। मतलब इट वॉज मतलब हार्डर अर्लियर, नाउ इट हैज़ बिकम अ बिट सॉफ्ट, क्योंकि अब सीट्स बढ़ गई हैं तो वो जो नट था थोड़ा सॉफ्ट हो गया। लेकिन अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ रहेगा। तो इसका मतलब होता है कोई डिफ़िकल्ट मतलब प्रॉब्लम टू सॉल्व, है ना। ये इसका दोस्तों आंसर होगा, एक मुश्किल चीज़ को सॉल्व करना। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ईच जुलाई। दोस्तों ये बल्कि नहीं सवाल नंबर दोस्तों 6 है, वी ब्लैंक इन टू द स्टेट ऑफ द स्वीडिश कार इंडस्ट्री। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चेक हो रही है वोकैब और आपका टेंस चेक हो रहा है। पहला ऑप्शन आपका था डिड सम रिसर्च, नेक्स्ट आपको आया था मेड सम रिसर्च, थर्ड आपको आया था मेड रिसर्च, फोर्थ दोस्तों आपको आया था डिड सम रिसर्च। तो अगेन ध्यान रहे, अब यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी और डी जो है ना काफ़ी क्लोज है, लेकिन यहाँ पर होगा वी डिड सम रिसर्च। वी मेड नहीं होता, मेड माने बनाना होता है, तो यहाँ पर होगा वी डिड सम रिसर्च। तो ऑप्शन डी सही इसमें आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल आपको आया था, एक टॉपिक होता है यहाँ पर, बल्कि ये सवाल दोस्तों आपको 10 से आया था, ईच जुलाई वी ब्लैंक टू शिमला फॉर अ हॉलीडे। अब यहाँ पर आर गोइंग तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप हर जुलाई, तो ये आपका एक रूटीन वर्क है, हैबिचुअल वर्क है, आपका रूटीन है। तो रूटीन जितने भी काम होते हैं उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ईच जुलाई वी गो टू शिमला फॉर अ हॉलीडे, ये इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था
फिल अप द ब्लैंक पार्ट ऑफ सेंटेंस बिलो विद द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। द थीफ ब्लैंक द ओल्ड मैन्स हाउस वेरी क्वाइटली। अब यहाँ बताना एंटर के साथ कैसे दोस्तों क्या आएगा, इसमें आपका एंटर्ड ऑन, एंटर्ड इनसाइड, एंटर्ड ऑन टू, एंटर्ड। दोस्तों ध्यान रहे एंटर के बाद अगर आप किसी मतलब फिजिकल चीज़ के अंदर एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पर उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर आप किसी एग्रीमेंट वगैरह में किसी से करते हैं, इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, वहाँ पर इनटू आएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात। लेकिन अगर आप रूम में या घर में, स्कूल में, लाइब्रेरी में एंटर करेंगे तो वहाँ पर आप इनटू का इस्तेमाल, इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको आएगा वी द थीफ एंटर्ड, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको, ये सवाल भी आपको आया था प्री पोजिशन से, बहुत ही अहम टॉपिक है ये। ऑन द डे ऑफ द टूर्नामेंट एवरीवन होप्ड ब्लैंक फाइन वेदर। आपके ऑप्शन थे ऑफ, एट, फॉर, फ्रॉम। तो होप फॉर होता है, कहते हैं वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट ताकि आप क्वालिफाई, है ना। अगर आप क्वालिफाई, अभी भी आप सब लोग आशा कर रहे होंगे बढ़िया करें आप टेस्ट के अंदर, तो यू आर होपिंग फॉर द बेस्ट। तो इसमें क्या होगा, वी आर होपिंग फॉर द फाइन वेदर। तो ये होपिंग फॉर फाइन वेदर, यहाँ पर होप के साथ फॉर आएगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये बताना था आपको स्टडी के साथ आपको इसको बनाना था एडजेक्टिव। तो क्या लगाएंगे ये आपको, बल्कि इसमें आपको सफिक्स ऐड करना है। तो आपके ऑप्शन थे ISH, OUS, IVEL। तो ये होता है स्टूडियस। स्टूडियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जैसे अभी आप लोग जो है मेहनत कर रहे होंगे दोस्तों, तो इसमें आएगा स्टूडियस, ठीक है। ST यहाँ पर हो जाएगा OUS, STUD और IOUS। दोस्तों ये इसके अंदर, वैसे इसके अंदर इन्होंने थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है दोस्तों, स्टडी यही होगा दोस्तों, लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है इसके अंदर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये बड़ा आसान था। फिर इन द ब्लैंक विद द प्रीपोजिशन गैरी जम्प्ड ब्लैंक द वेल। दोस्तों जब भी आप किसी बाहर से अंदर जाते हैं चीज़ में इनटू आता है, तो गैरी जम्प्ड इनटू द वेल, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। ये काफ़ी आसान था। सो नेक्स्ट सवाल से आपसे पूछा गया था सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला पार्ट का सवाल था। द प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज़ 500 रुपीज़। तो आपको बताना था इस पार्ट में सब्जेक्ट कौन सा वाला पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा अगर किसी भी सेंटेंस में जिस पॉइंट से वर्ब स्टार्ट होता है उसके पहले वाला पार्ट जो है सारा सब्जेक्ट होता है। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, हमेशा सब्जेक्ट वाला पार्ट पहले नहीं आता है, कभी कभी बाद में भी आ जाता है। इस बात का भी खास, उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा अटक सकते हैं। तो दोस्तों इसमें द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, उसके बाद इज़ आ रहा है, तो इससे इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं इसको। इसके पहले वाला पार्ट जो है वो सारा सब्जेक्ट हो, तो यही आपका इसमें आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको ये सवाल अच्छा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इर्रेगुलर वर्ब। दोस्तों इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, जो तीनों फॉर्म में एक से रहते हैं उनको बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब, या जो उनके सेकंड थर्ड फॉर्म में टी और ईडी नहीं आता या तीनों एक से रहते हैं, दोज आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। तो आउट ऑफ द गिवन फोर विच इज एन इर्रेगुलर वर्ब। दोस्तों नॉट एन इर्रेगुलर वर्ब, अगर आप देखें कट होता है, कम केम कम होता है, सिट होता है, लेकिन प्रिंट के साथ प्रिंटेड होता है, तो ये आपका इर्रेगुलर वर्ब नहीं है, क्योंकि सेकंड थर्ड फॉर्म में डी ईडी टी में ये एंड हो रहा है। तो ये इसका दोस्तों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ये सवाल मुश्किल था। ये सवाल आपको आया था एडवर्बियल फ्रेज के साथ, फ्रेज से आया था ब्लैंक द स्टॉर्म विल सबसाइड। दोस्तों यहाँ पर बाय एंड बाय, फार एंड वाइड, फार एंड नियर, आउट एंड अवे। अब ये सवाल में बहुत सारे बच्चे अटके होंगे क्योंकि ये इतने ज़्यादा होते हैं। इंग्लिश भी कोई छोटी फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है यार। इसमें आप इतने सारे सिनोनिम, एंटोनिम, आपके एडियम, ठीक है, फिर आपके प्रोवर्ब, फिर ये आपका एडवर्बियल फ्रेज, इन सब को पढ़ना याद रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर होगा बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है शॉर्टली या जल्दी ही, ठीक है, मतलब इवेंचुअली, इस टाइप से बोल सकते हैं हम, या जल्दी ही। तो बाय एंड बाय, अब देखिए बिल्कुल अलग वर्ड है लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। तो ये इसमें ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू ज्वाइन दिस टूर। कंपलसरी, ये तो बड़ा आसान आया था, इसका मतलब होगा नेसेसरी। तो ये तो बहुत ही दोस्तों आसान आया था। यहाँ बल्कि आपका ऑब्लिगेटरी होगा, है ना, क्योंकि मतलब कंपलसरी का मतलब यहाँ पर ऑब्लिगेटरी होगा एक्चुअली। ये इसमें देखिए नेसेसरी और ऑब्लिगेटरी दोनों आपको ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जहाँ पर आपके पास एक ऑब्लिगेशन होती है, मतलब किसी रूल के तहत आप बंधे होते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्कूल वगैरह में होते हैं वहाँ पर रूल के तहत बंधे होते हैं, तो यहाँ पर इसका ऑब्लिगेटरी सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, यहाँ पर आपको बताना था, या आपका मतलब
ये था आपका मेरे प्रोनाउन से। इज़ ब्लैंक रमन्स कज़िन। अब यहाँ पर दूर के बाद आप देखें दीज, तो आपका सिंगुलर है तो एक के साथ तो दीज नहीं आएगा, दोज भी नहीं आएगा, हिज भी नहीं आएगा, तो इसमें दैट आएगा। इज़ दैट रमन्स कज़िन, क्या वो रमन का कज़िन है, ये इसका मतलब है। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था मॉडल से। सवाल था आपको आई ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। अब पास्ट में क्या आता है, आपके ऑप्शन थे कुड, माइट, शुड, हैड। अब पास्ट में दोस्तों आता है कुड। कुड आपकी पास्ट की पॉसिबिलिटी को भी शो करता है, लेकिन ध्यान रहे वो पॉसिबिलिटी नाउ इज नाउ नो मोर विद यू। यू हैड दैट मतलब कैपेसिटी बट नाउ यू लैक इट। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या होगा, आपका आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। ऑप्शन ए सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल बढ़िया था, इसमें कई सारे बच्चे अटके होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मीन्स दैट इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बाई इट बट आई बॉट इट। अब इसको किसी दूसरे तरीके से हम कैसे बोलेंगे, दिस वॉज योर क्वेश्चन। पहला ऑप्शन था आपका आई नीड नॉट टू बाई इट, तो उसके बाद दोस्तों आपको आया था आई नीड नॉट हैव बॉट इट, आई शुड हैव बॉट इट, आई शैल नॉट बाई इट। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आई नीड नॉट टू बाई इट, एक्चुअली ये इसमें ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आप ये बोलेंगे मुझे ये खरीदना चाहिए था। दोस्तों आई नीड नॉट हैव बॉट इट ये इसका होगा एक दूसरा वर्जन है ना, ये कहने का तरीका एक और है। तो आई नीड नॉट हैव बॉट सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इस सवाल दोस्तों आपको ये प्रोनाउन का सवाल था, किस पार्ट में प्रोनाउन जो है वो गलत यूज़ हुआ ये बताना, बल्कि कौन सा सही है दोस्तों, बल्कि ये आपका मार्क द इनकरेक्ट किस में दोस्तों ये गलत है। अब यहाँ दोस्तों इसमें एक बात देखें, नीदर अब्दुल नॉर करीम हैज़ डन हिज लेसन। दोस्तों ये वाला ठीक है क्योंकि दोनों से आपके सिंगुलर हैं, तो ये आपका हिज आएगा। दोस्तों उसके बाद ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट फेल्ड इन हिज ड्यूटी। दोस्तों ये द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ये भी ठीक है। देखिए इतना ध्यान रखिएगा, ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स ये प्लूरल है, लेकिन इसके आगे जो प्रोनाउन वाला वो हिज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको आएगा देयर। ध्यान रखिएगा ये पार्ट में एरर है, तो यही वाला इसमें आपको सही आंसर होगा। सो लास्ट सवाल आपको आया था, फॉर सम रीज़न आई वॉज ब्लैंक इम्प्रेशन दैट ही इज़ स्पेनिश। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको आएगा अंडर, आई वॉज अंडर इम्प्रेशन है ना, यहाँ विद नहीं आएगा दोस्तों। फॉर सम रीज़न आई वॉज अंडर इम्प्रेशन दैट, कहते हैं अंडर आप किसी डाउट में हो, तो यहाँ पर इन नहीं आएगा, इन ऑफ नहीं होगा, आई वॉज ऑफ ये नहीं, उसके बाद आएगा आई वॉज अंडर इम्प्रेशन दैट ही इज़ स्पेनिश। तो इसका मतलब डाउट में है आप, है ना, अगर आप अंडर समथिंग है इसका मतलब आप डाउट में है दोस्तों। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इसमें बच्चे सी इसे बच्चे अटके होंगे, लेकिन तो पेपर ही काफ़ी बढ़िया आया था इंग्लिश का 12th लेवल पे। मतलब ऐसा था कि 10-12 सवाल तो आराम से बच्चे को कर लेना चाहिए थे जो प्रॉपरली पढ़ के गया होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सारे कर लेंगे, क्योंकि ये तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ टीचर, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे सही से चीज़ समझ में आ जाती है। लेकिन जब 12th लेवल बच्चे करते हैं तो उनको इतना पार्ट करना ही मुश्किल पड़ जाता है। तो बहुत प्रॉपरली पढ़ के जो जाएंगे वही 10-12 सवाल आराम से कर पाएंगे, और ये स्कोरिंग पार्ट है दोस्तों। ये था आपके लिए 2022 के पेपर का एक्सप्लेनेशन। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।